हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम लोग आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, जैसे डी ब्लॉक कलर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैटेलिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, कैसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन देखेंगे इसके, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो आगे बने रहे वीडियो में। लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी में एक्साइट करता है, ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो वो एक्साइटेशन एनर्जी क्या बोला है कि द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वही जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। तो जो फ्रीक्वेंसी के लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, वो फ्रीक्वेंसी की लाइट विजिबल, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल रीजन में लाई करते हैं। तो जब कलर ऑब्जर्व, जो कलर हमें दिख रहा है, वो कॉरस्पॉन्ड्स टू द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट को वो एब्जॉर्ब किया होगा, उसी का कंप्लीमेंट्री वो शो करेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुए हैं जिस फ्रीक्वेंसी के, उसके कंप्लीमेंट्री कलर वो हमें दिखेंगे। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। ये हमने देखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, हमने पढ़ा था कि लिगेंड जितना स्ट्रांग होता है वो उतनी एनर्जी वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एसएफएल में ज़्यादा एनर्जी वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, तो द इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिगेंड, अगर हमने मान लिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड है, तो कुछ कलर, आयंस के जो कलर होंगे वो नीचे लिखा हुआ, जैसे 3D। अब हमें एक चीज़ याद रखना है कि D0 और D10 कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने पढ़ा था ये T2G है मान लो, और ये EG है मान लो। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होकर यहाँ जाएगा, और जब वो वापस लौट रहा होगा, तो जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट को वो एब्जॉर्ब किया होगा, उसका कंप्लीमेंट्री शो करेगा। तो वो हमें दिख जाएगा एमिशन ऑफ लाइट से कि कौन सा लाइट एमिट कर रहा है, और वो कलर क्या होगा उसका। ठीक है, तो T2G से EG, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की ज़रूरत है, होना ज़रूरी है, ताकि वो एक्साइटेशन हो सके। तो D0 और D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो कलर शो नहीं करता। तो ये कुछ कलर है हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे D0 कलर होते हैं, D0 कलर लेस, ये सारे कलर लेस होते हैं। टाइटेनियम +3 पर्पल होते हैं, वेनेडियम प्लस थ्री पर्पल होते हैं, ये टाइटेनियम +3 पर्पल, वेनेडियम 4+ ब्लू होते हैं, वेनेडियम +3 ग्रीन होते हैं, वेनेडियम +2 वॉयलेट होते हैं, क्रोमियम +3 वॉयलेट होते हैं, मैग्नीज +3 वॉयलेट होते हैं, क्रोमियम +2 ब्लू होते हैं, मैग्नीज +2 पिंक होते हैं, आयरन +3 येलो होते हैं, आयरन +2 ग्रीन होते हैं, कोबाल्ट +3 एंड +2 ब्लू पिंक होते हैं, ब्लू और पिंक होते हैं, ये निकल +2 ग्रीन होते हैं, कॉपर +2 ग्रीन होते हैं, कॉपर +2 ब्लू होते हैं, सॉरी निकल +2 ग्रीन, और जिंक फिर से ये 3D10 हो गया, तो 3D10 हो गया, तो ये कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जनरली तो कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होंगे, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो कलर शो करेंगे, नहीं तो वो कलर शो नहीं करेंगे। D0 और D10 कलरलेस होते हैं। तो जनरली DN और D10 माइनस, जैसे अगर D1 की बात करें, n के जगह हमने D1 की बात करी, और n-10-1 दैट इज D9 की बात करी, तो ये दोनों के जनरली सेम कलर होते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ D1 का क्या कलर है, D1 का कलर पर्पल है, D9 के क्या कलर है, D9 के कलर ब्लू है। तो ये जनरल वे में ये नहीं आया, तो क्या मैंने जनरली लिखा है, जनरली मतलब सारे फॉलो ऐसा नहीं करते। जैसे दूसरा कोई देखें हम, जैसे D3 और D7 में देखें, D3 के कलर क्या है, D3 के वायलेट कलर हैं, और ये D7 के क्या है, पिंक, तो वायलेट पिंक। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं हम, तो इसमें भी जनरल वे में नहीं कर रहे। तो जनरली मैंने ये बोला अधिकतर फॉलो नहीं करते हैं, तो थोड़ा याद रखने का तरीका, तो जनरली ये तरीका से भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन से मैच करवा सकते हैं, तो आ जाता है किसी में, किस में आते हैं, किसी में फॉलो कर रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं एक बार। ये तो ठीक है, जैसे D4 और D6 में देखें, D4 का कलर क्या है, D4 का कलर है वायलेट, D6 के कलर है
D4 का कलर क्या है, D2 और D8, D2 का कलर ग्रीन है, D2 के कलर ग्रीन है ना, D2 के कलर ग्रीन है, और D8 के कलर भी ग्रीन है। चलो एक मैच करा, तो ऐसे कुछ कुछ तो मैच करते हैं, तो जनरल वे में ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है वो देख ले पहले। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। तो मेटल के क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे एटम्स का फंस जाना, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटे मॉलिक्यूल्स अगर ट्रैप हो जाएं तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो इसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर कोई मेटल है, प्योर मेटल और इंटरस्टेशियल मेटल है, मान लो किसी में जैसे टाइटेनियम में हाइड्रोजन का इंटरस्टेशियल कंपाउंड बन गया है, ये दोनों इंटरस्टेशियल कंपाउंड बना लिए हैं, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो प्योर मेटल से ज़्यादा होंगे। दे आर वेरी हार्ड, तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगा इंटरस्टेशियल का कंपाउंड का। जनरल ये मेटल से, प्योर मेटल से इसका तो हार्डनेस ज़्यादा ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ बोराइड्स अप्रोच इन डायमंड, कुछ बोराइड्स क्या होते हैं, डायमंड में इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जो उसके हार्डनेस को बढ़ाते हैं। तो ये बोराइड्स क्या कर रहा है, डायमंड के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना रहा है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है, और वो केमिकली इनर्ट होते हैं। अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो इनर्ट होते हैं। तो ये तो था इंटरस्टिशियल कंपाउंड और उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग देखें कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो रिएक्शन को कैटेलाइज कर दे और अपने में कोई चेंज ना करे। तो ऐसा तभी होगा जब वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर ले, ताकि हमें चेंज नजर ना आए उसमें कंपाउंड में। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट metals are there and their compounds are known for catalytic activity। तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है ये। दिस एक्टिविटी इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्वायर कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है एंड टू फॉर्म और वो कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। जैसे V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या था, H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। उसमें हम SO2 को, जब हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं तो हम वैनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं हम उसमें कैटलिस्ट। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उसके प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट हमने देखा फाइनली डिवाइडेड आयरन। छोटे छोटे टुकड़े हम आयरन के लेते हैं, कहाँ पे हम लोग लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस में। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है बेटा, हैबर्स प्रोसेस होते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन, जहाँ पे हम N2+3H2 यहीं पे हम लोग आयरन Fe लेते हैं और मोलिब्डेनम भी लेते हैं। मोलिब्डेनम क्या होता है, ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, प्रमोट करता है, प्रोमोटर है ये प्रमोटर है और ये कैटलिस्ट है। ये अमोनिया बना देता है, 2NH3 बना देता है ये, ठीक है। तो हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज होते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हमें अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट करना है तो निकल के साथ हमें हाइड्रोजन गैस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करता है ये अपना सॉलिड सरफेस देता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए और रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और सरफेस ऑफ कैटलिस्ट में बॉन्ड बनाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग में कौन सा यूज करता है ये तो हमें पता ही है। अब जैसे हमें एग्जांपल लिया CH2 को हमें हाइड्रोजनेशन कराना है CH3 में, तो हम पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम इन तीनों में से किसी एक मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब करवाते हैं। तो एडजॉर्ब कर लेता है, मतलब कैटलिस्ट क्या दिया, सॉलिड सरफेस दिया किसको, हाइड्रोजन गैस को, ताकि उसके साथ बॉन्ड बना सके। बाद में यही बॉन्ड क्या होता है, इसके साथ बॉन्ड बना के CH3 बन जाएंगे और फिर कैटलिस्ट जो कहते हो
बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसने क्या करा, इसने सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करा है किसको, ये H2 गैस को, ताकि रिएक्शन आगे हो सके। ठीक है, तो और नेक्स्ट और एग्जांपल देखें कि द ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ट्रांजिशन मेटल आयन के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, जिसके कारण वो मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे एक रिएक्शन है I- को थायोसल्फेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो ये हाइपो सॉल्यूशन इसे कहते हैं, Na2H2O8। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन कराया नहीं, Na2H2O तो हाइपो निकल आता है, थायो सॉल्यूशन। ये H2O8 को जब हमने आयरन प्लस 3 के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया, तो I2+2SO4 बना। मतलब ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहे थे कैसे हो रहा था वो देखते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। तो पहले 2I- आयरन +3 के प्रेजेंस में I2 में कन्वर्ट हो गया, और वो जो आयरन था +2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसने क्या करा, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करा। क्यों चेंज कर पाया, क्योंकि Fe+2 भी मिलता है हमें, Fe+2 भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ही ऐसा हुआ। अब फिर ये +2 H2O8 से रिएक्शन करके फिर सल्फेट में कन्वर्ट कर देता, और खुद आयरन +3 में, मतलब जो हमने लिया था वो हमें मिल गया। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आयरन का नहीं होता तो वो यूज़ नहीं होता यहाँ पे। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, इसलिए वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन देखें हम, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय एक सॉलिड होमोजेनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन हो सकते हैं। होमोजेनियस ही होते हैं जनरली ये। तो एलॉय होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के मेटल से मिलके बने होते हैं वो। जैसे एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट्स के मिक्सर से बनते हैं। तो एलॉय में भी होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other। ठीक है, एक मेटल के एटम दूसरे एटम्स पे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो सच एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विथ सिमिलर एटॉमिक साइज। तो वो कौन से मेटल के एटम्स एलॉय बना सकते हैं, तो जिसकी साइज सिमिलर हो। कितना सिमिलर, लगभग 15% का डिफरेंस हो तो भी बना सकते हैं। ठीक है, एलॉय फॉर्म्ड विच इज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। तो जो एलॉय बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा प्योर मेटल से। ठीक है, अब कुछ एलॉय हैं, जैसे द बेस्ट नोन आर फेरस एलॉय, जिसमें क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ स्टील। तो फेरस के कुछ एलॉय हैं जिसमें इनका यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के स्टील्स बनाते हैं और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल्स आर ब्रास, जो कॉपर और जिंक के मिक्सर से बनता है। इसमें कॉपर क्या है, इसमें कॉपर है ट्रांजिशन, ये इसमें क्या है नॉन ट्रांजिशन जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर क्या है ट्रांजिशन, एसएन नॉन ट्रांजिशन। तो ये कुछ एलॉय के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमें पता है मेटल तो हमेशा क्या होना चाहते हैं, मेटल हमेशा अपने ऑक्सीडेशन मतलब प्लस बनना चाहते हैं। अगर प्लस बनना चाहे मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने चाहेंगे। तो ऑक्सीडाइज होने चाहेंगे मतलब उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। जो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो तो रिड्यूस नहीं होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वो उसका कम होगा, मीन्स नेगेटिव में जाएंगे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव नेगेटिव एसआरपी वैल्यू। लेकिन कुछ इसको छोड़ के, जैसे कॉपर +2 से अगर कॉपर जा रहा है तो इसका एसआरपी पॉजिटिव होता है। Ag+Ag का एसआरपी पॉजिटिव होते हैं। Au+Au का एसआरपी पॉजिटिव होते हैं। Hg+ से Hg का एसआरपी पॉजिटिव होता है। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।